हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक है सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, है ना। अब मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो सेल्स के बारे में होगी, क्योंकि जब तक आपको सेल्स नहीं समझ आएंगे इम्यून सिस्टम के तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब देखो, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक डिफेंसिव सिस्टम है, ठीक है। हम होस्ट है और हमारा एक खुद का डिफेंसिव सिस्टम है। किससे बचाना है हमें खुद को? फॉरेन सब्सटेंसेस से और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, ठीक है। तो हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स हमारी बॉडी को बचाने में लग जाते हैं फ्रॉम ऑल दीज फॉरेन सब्सटेंसेस। किस तरीके से? देखो, अब यहाँ पे जिस तरीके से एक बॉम्ब को डिफ्यूज़ किया जाता है ना, तो उसका ब्लास्ट होने से पहले उसको रोक दिया जाता है, उसको डिफ्यूज़ किया जाता है। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी क्या होता है कि हम यही डिफेंसिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं कि भाई वायरस या कोई भी इन्फेक्शन फैलने से पहले हमारी बॉडी जो है उसको डिफ्यूज़ कर दे, उसको न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो वही चीज़ यहाँ पर होगी। तो आपको समझ आया ये रोल क्या प्ले करता है हमारा इम्यून सिस्टम। अब हम ये देखते हैं कि इम्यून सिस्टम में ऐसे कौन कौन से सेल्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास होता है एक सेल जिसका नाम क्या है? हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। अब देखो, ये क्या होता है? आपकी जितनी भी ल्यूकोसाइट्स हैं या फिर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो सब एक ही सेल से बनती है। उस सेल को हम बोलते हैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है। तो यही है जो डिफरेंशिएट होगा और दो सेल्स बना लेगा, एक लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल और एक माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स। अब ये जो सेल्स हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी दोनों इम्यूनिटी के लिए, इनेट भी एडेप्टिव भी, ठीक है। और ज़्यादातर ये जितने भी आपके सेल्स हैं ये ल्यूकोसाइट्स या WBCs होते हैं। ये सब सारे के सारे ल्यूकोसाइट्स एक सेल से बनते हैं, एक सेल से। इसको हम बोलते हैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है। ये दो तरीके के सेल बनाएगा, लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर और माइलॉइड प्रोजेनाइटर, ठीक है। अब ये लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल आगे जाके किसको बनाएंगे? T सेल्स को, B सेल्स को, नेचुरल किलर सेल्स को एंड डेंड्राइटिक सेल्स को। डेंड्राइटिक सेल्स आपके दो जगह से बनते हैं, यहाँ से भी इनिशिएट होते हैं और यहाँ से भी बनते हैं, ठीक है। माइलॉइड क्या बनाएगा? RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। इसमें आपका एक सेल होता है मोनोसाइट। अभी हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये आगे जाके आपका क्या बना देता है? मैक्रोफेज, ठीक है। इतना याद रखना। अभी आगे डिटेल में देखते हैं। इतनी बात समझ आ गई? एक हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल होगा, ये डिफरेंशिएट करके लिम्फॉइड और माइलॉइड सेल्स बना देगा। ये लिम्फॉइड किस में डिफरेंशिएट करेगा और क्या बनाएगा? T सेल, B सेल, नेचुरल किलर सेल एंड डेंड्राइटिक सेल्स। RBC, WBC, प्लेटलेट्स कहाँ से बनेंगे? माइलॉइड से, ठीक है। अब देखो, थोड़ा डायग्रामेटिक व्यू ले लो। बोन के अंदर होती है बोन मैरो, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास क्या है? हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है। अब ये स्टेम सेल दो चीज़ बना सकता है, एक माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल और एक आपका लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल, ठीक है। माइलॉइड अभी हमने बताया क्या क्या बनाएगा? RBC को और क्या बोलते हो? एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। और क्या बनाएगा? मोनोसाइट, ठीक है। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है। आपकी WBCs हो गई। यहाँ पे क्या आ गया? प्लेटलेट्स आ गया, ठीक है। लिम्फॉइड क्या बनाएगा? B सेल, T सेल, नेचुरल किलर सेल एंड डेंड्राइटिक सेल। तो इस वीडियो में वी विल कंप्लीट दिस लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल। तो इसके बाद ना आपको फिर सेल्स में कभी कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। अब आगे चलते हैं। ऑल राइट, देखो, अब लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर से स्टार्ट करते हैं। अब आपके जो भी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? तो उससे पहले यहाँ पर ये डायग्राम देखो, फ्लो चार्ट देखो। WBCs को और किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के बीच में कंफ्यूज मत होना। WBC आपकी दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड होती है। एक जिसको हम कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स, सेकेंड वन जिसको आप कहोगे ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स का मतलब जिसके पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, दाने प्रेजेंट है, ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। तो वो तीन तरीके के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, ठीक है। जब आप ए ग्रेन्यूलोसाइट्स की बात करोगे मतलब इनके न्यूक्लियस में ग्रेन्यूल्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे आपको, तो आपने ए ग्रेन्यूलोसाइट्स बोल दिया, ठीक है। वो फर्दर दो तरीके के होते हैं भाई, एक लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट,
सिंपल। तो अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा ना कि लिम्फोसाइट क्या है और ल्यूकोसाइट क्या है। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का ही एक पार्ट है, ठीक है। और किसके अंडर आता है, क्या होते हैं आपके लिम्फोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। तो आप इनको क्या बोल सकते हो, देखो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, अभी इनमें मैं आगे बताऊंगी। इनके अंदर ना न्यूक्लियस या लोब्स आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, 2 या 2-3 ऐसे। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में जब लिम्फोसाइट की बात करोगे तो ये मोनोन्यूक्लियर मतलब सिंगल न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट्स होता है, ठीक है। पूरे WBCs का, पूरे वाइट ब्लड सेल्स का ये कितना परसेंट पार्ट लेता है, 20 to 40% परसेंटेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। मतलब इतने आपको इसके अंदर लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, ब्लड में, लिम्फ में, ठीक है, दोनों बॉडी फ्लूइड्स है ना, और लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या आता है, स्प्लीन, ठीक है, और क्या आता है, थाइमस, बोन मैरो, ठीक है, ये सब। अब ये भी आपके लिम्फोसाइट्स भी आगे जाके आपके 3 तरीके के हो जाते हैं। वो कौन से हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। समझ गए यहाँ से बात इतनी। और जो आपका ये लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, ये वाले लिम्फोसाइट्स ये मेनली आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर अडेप्टिव इम्यूनिटी। याद आया, हमने फर्स्ट वीडियो में इनेट अडेप्टिव पढ़ा था। इनेट आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, उसमें फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, साइटोकाइंस, ये सब आ जाते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी आपकी इनेट इम्यूनिटी के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। अडेप्टिव में आपका लिम्फोसाइट्स मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स जो दिखाते हैं वो कैसा रिस्पॉन्स दिखाते हैं, अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। अब इसमें सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो इनको बड़ा क्लियर कट मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके समझा देती हूँ। अच्छा, बिफोर दिस आई थिंक यू शुड नो अबाउट लिम्फॉइड ऑर्गन्स, है ना, तो मैं आपको उसकी इमेज दिखा के बता देती हूँ। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके के लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखो, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है उसमें 2 आते हैं आपके। एक आता है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एक हमारे पास आता है थाइमस, ठीक है, और एक हमारे पास है बोन मैरो। अब थाइमस भी आपका एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। प्राइमरी मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। अभी विद टाइम हम पढ़ते जाएंगे, अभी आप आइडिया ले लो कि है क्या। इफ़ आई एम यूजिंग दिस टर्म थाइमस, इफ आई एम यूजिंग दिस टर्म बोन मैरो, तो आपको पता होना चाहिए। अब बोन मैरो कहाँ मिलेगी, बोन मैरो आपको ज़्यादातर बोन्स के सेंटर में मिलेगी, ठीक है, और इसके पास ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो 2 तरीके की जनरली बोन मैरो होती है, रेड और येलो। रेड है तो वहाँ पर आपका जो स्टेम सेल है उससे RBC, WBC प्लेटलेट्स बनेगा। जो येलो बोन मैरो है दैट इज़ बेसिकली फॉर फैट, ठीक है, जो फैट से बनी हुई होती है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आ जाओगे तो वहाँ पे आपके सेल्स की होती है मैच्योरेशन, अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें आपका एक एग्जाम्पल है स्प्लीन, ठीक है, और आपके लिम्फ नोड्स जितने भी आ जाते हैं, ठीक है, पेयर पैचेस आ जाते हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर। तो और यहाँ पर फिर सारी जगह आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज है, ठीक है। यहाँ जाते जाओगे तो आपके लिम्फ नोड्स भी आपको मिलेंगे। आपको बॉडी में थ्रू आउट आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फ नोड्स मिलते रहेंगे। तो ये सारा आपका लिम्फॉइड सिस्टम है, ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। अब हम डिफ्रेंशिएट देखते हैं। देखो, हमें पढ़ना कि 3-4 सेल के बारे में, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर और डेंड्राइटिक। अब यहाँ पे देखो, जो बी सेल है या फिर बी लिम्फोसाइट है, ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, ये बनते हैं बच्चे आपके बोन मैरो के अंदर, ठीक है। अब क्योंकि बोन मैरो के अंदर बन रहे हैं तो इसलिए हम इनको बी सेल बोल देते हैं या बी लिम्फोसाइट बोल देते हैं। अब ये बन तो यहाँ गए, ये मैच्योर भी यहीं पर होंगे बोन मैरो में, ठीक है। अब इनका कुछ टाइम बाद इंटरैक्शन भी होगा एंटीजन से। एंटीजन क्या है, फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है। तो जब इससे इंटरैक्शन होगा तो ये जो बी सेल है ये डिवाइड हो जाएगा 2 सेल्स के अंदर, एक प्लाज्मा सेल, एक मेमोरी सेल। अब आपको याद है एडेप्टिव इम्यूनिटी में हम मेमोरी सेल्स के बारे में बात करते हैं, मतलब कि ऐसे सेल्स जो अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो मेमोरी सेल्स बन जाते हैं और ये आगे जाके आपकी एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन में हेल्प करवाएंगे, ठीक है। तो मेमोरी सेल बन गए और प्लाज्मा सेल आगे जाके आपका डिफरेंशिएट होता है इनटू एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ बनाएगा, ठीक है। अब यही एंटीबॉडी कहाँ मिलेगी, ब्लड में मिलेगी, और ये जो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स।
ह्यूमरल या ह्यूमोरल क्यों बोल देते हैं, क्योंकि ह्यूमर आपको अगर नहीं पता तो बॉडी फ्लूइड का दूसरा नाम ह्यूमर भी होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ ब्लड और आपके ह्यूमर्स के अंदर मिलती हैं तो इसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोल देते हैं। बी लिम्फोसाइट्स अच्छे से समझ आई। प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट होगा और मेमोरी सेल आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा, ठीक है। और फिर जब दूसरी बार आपका एनकाउंटर होगा वापस से किसी एंटीजन उसी एंटीजन या फॉरेन सब्सटेंस के साथ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपका रिस्पॉन्स जनरेट होगा, क्योंकि आपके पास मेमोरी स्टोर्ड है, इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, उससे कैसे फाइट करना है, ठीक है। वहीं अगर आप टी लिम्फोसाइट के पास आ जाओगे तो प्रोड्यूस तो ये भी बोन मैरो में होते हैं, लेकिन ये मेच्योर कहाँ होते हैं, थाइमस के अंदर, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, टी सेल। अब टी सेल आपका कोई एंटीबॉडी नहीं बना रहा है, ठीक है, ये बात याद रखना। टी सेल भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है टी हेल्पर सेल और एक होता है टी साइटोटॉक्सिक सेल। साइटोटॉक्सिक है तो भाई ये तो किलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और हेल्पर सेल क्या है, ये कई बार बी सेल्स की भी हेल्प कर देता है एंटीबॉडीज़ बनाने में, ठीक है। और ये आपका साइटोटॉक्सिक सेल्स की भी हेल्प कर देता है, बट टी सेल्स आपका एंटीबॉडीज़ नहीं बनाते, इतनी बात याद रखना। हेल्प कर देंगे बट दे आर नॉट मेकिंग एंटीबॉडीज़, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं इसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कौन से सेल से जनरेट करते हैं, तो आप बोलोगे टी सेल। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कौन से सेल्स आपका जनरेट करते हैं, तो बी सेल्स, ठीक है। ये जैसे डायग्राम देख लो, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, लिम्फोसाइट्स होते हैं मोनोन्यूक्लियर WBCs, है ना। तो यहाँ पर देखो एक ही न्यूक्लियस मिलेगा आपको, इधर भी एक ही न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। टी सेल के पास रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और बी सेल्स आपका ये एंटीबॉडी बनाता है, प्लाज्मा सेल्स आगे जाके एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेंगे। समझ आ गया बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। अब हमारे पास क्या बचा, नेचुरल किलर सेल एंड डेंड्राइटिक सेल। चलो अब नेचुरल किलर सेल्स पे आ जाते हैं फटाफट से। देखो अभी तक जो हमने बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, ये दोनों आपका कैसा रिस्पॉन्स शो करते हैं, अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन जो आपका NK सेल्स हैं ये कैसा रिस्पॉन्स शो करते हैं, ये इनेट इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखना। अब आगे देखो, जस्ट अ सेकेंड देखो अब NK सेल्स है क्या भाई, नेचुरल किलर सेल आपका एक तरीके का WBC ही तो है ना। दे आर अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। दे प्ले रोल इन डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टेड सेल्स। तो नेचुरल किलर क्या है, मार देगा सेल को, ठीक है। किस सेल को मारेगा, फॉरेन सेल। तो ये क्या काम करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं ऐसे सेल्स को जो इन्फेक्टेड हैं, ठीक है। कितना परसेंटेज मिलता है इनका, तो लिम्फोसाइट्स का, सिर्फ लिम्फोसाइट्स का दे कॉन्स्टिट्यूट 5 to 10%, ठीक है। नाउ NK सेल्स कैन डिस्ट्रॉय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स विदाउट प्रीवियस एक्सपोजर। तो अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपके नेचुरल किलर सेल्स हैं ना, ये आपके एक तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर सकते हैं, दूसरा आपके जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको किल करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे ये आपका नेचुरल किलर सेल है, दो तरीके हैं इसके पास, या तो ये साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स मतलब साइटोकाइन्स को रिलीज़ कर देगा, ठीक है, वो आपका जो भी आपका इन्फेक्टेड सेल है उसकी डेथ कॉज कर देगा, ठीक है। डेथ नहीं कॉज करेगा, एक्चुअली साइटोकाइन्स आपका फर्दर चैनल चलाते हैं, सिग्नलिंग चैनल, जो आपके बाकी के सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, फिर आपका एक प्रोसेस चलता है, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाओ, बाकी क्या होगा, देखो एक तरीका इसके पास क्या है, मैं आपको बहुत इन जनरल बता रही हूँ। मान लो ये आपका एक नेचुरल किलर सेल है, ठीक है, और इधर आपके पास एक हेल्दी सेल है, ठीक है। इसके पास दो तरीके के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, और एक आपके पास ऐसा सेल है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है। तो नेचुरल किलर सेल जब हेल्दी सेल के पास जाकर बाइंड करता है, यहाँ पर जब ये आपका यहाँ जाके बाइंड करेगा, देखो तो क्या होगा कि ये ना इनिबिट करके रखता है नेचुरल किलर सेल के फंक्शन को, क्योंकि ये क्या करते हैं, तो सेल को डिस्ट्रॉय करता है, तो ये इनिबिट करके रखेगा ये, ठीक है। तो इससे नेचुरल किलर सेल इस सेल को तो नहीं मारने वाला। पर वायरस इन्फेक्टेड सेल के पास क्या होता है ना, वो यहाँ पर अपना ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये उसके पास नहीं होता,
ठीक है, उसके पास सिर्फ यहाँ पर एक रिसेप्टर है, ठीक है, बस, ठीक है। तो एक यहाँ पर उसके पास ये चीज़ है जो कि नेचुरल किलर सेल जाएगा। अब क्योंकि इसके पास इधर वाला कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं, तो नेचुरल किलर सेल की जो एक्टिविटी है वो तो इनहिबिट हो ही नहीं पाएगी, तो वो इससे बाइंड करेगा और इसको मार देगा। समझ आई आपको बात? ये अभी आपके काम का नहीं है, बट इसको ना, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं MHC1 कॉम्प्लेक्स। तो जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना, उनके पास ये नहीं होता या फिर बहुत लो लेवल एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल किलर सेल इन्फेक्टेड सेल्स की डेथ कॉज कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात आप नेचुरल किलर सेल्स के बारे में याद रखना। चलो, अब लास्ट जो आपके सेल्स हैं, दीज आर द डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है। डेंड्राइटिक सेल्स क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये दोनों जगह से अराइज होंगे, लिम्फॉइड से भी और माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल से भी, ठीक है। मिलेगा कहाँ? फाउंड इन टिश्यूज़ जैसे कि स्किन, ठीक है। अब डेंड्राइटिक सेल ना एक तरीके का फेगोसाइट होता है। अब फेगोसाइट क्या होता है? फेगोसाइट क्या होते हैं? देखो, ये फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, मतलब कि आपका जो भी फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, उसको खा जाते हैं, एनगल्फ कर जाते हैं एक तरीके से, ठीक है, और फिर क्या करेंगे? उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो डेंड्राइटिक सेल इस तरीके से फंक्शन करता है। ऑल्सो दे आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है, ये अपने सरफेस पे एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिससे आगे फिर आपका इसी प्रोसेस में हेल्प रहती है। कैसे? जो भी आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, ये एक इम्यून सेल ही है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये डिटेक्ट करेगा सबसे पहले, ठीक है, फिर एनगल्फ करेगा किसको? फॉरेन सब्सटेंस को, और फिर जाके अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करवा देता है, ठीक है, अबाउट इन्फेक्शन। अडेप्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवा देता है, किसकी वजह से? कि भाई अब इन्फेक्शन हो गया है, अब अपना रिस्पॉन्स चालू करने का टाइम आ गया है, ठीक है। सो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। तो पहले आपका डेंड्राइटिक सेल प्रोजेनाइटर होता है, ठीक है, उसके बाद इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर डेंड्राइटिक सेल्स, और फिर जब प्रॉपर एक्सटेंशंस आपकी बन जाती हैं, देखो यहाँ पर एंटीजन है, इधर इसके पास रिसेप्टर है, इधर ये टी सेल को बाइंड करेगा, ठीक है, और ये आपका मैच्योर डेंड्राइटिक सेल हो गया। तो ये अब अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकता है। आ गई आपको बात समझ? तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जितने भी तरीके के आपके हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं वो दो लिनिएज में डिवाइड होते हैं, माइलॉइड एंड लिम्फॉइड। माइलॉइड आपका RBC WBC प्लेटलेट्स बनाएगा, लिम्फॉइड आपका नेचुरल किलर सेल डेंड्राइटिक B and T लिम्फोसाइट्स बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स के बारे में पढ़ा है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स के बारे में। तो अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहता है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर इट। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।